अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये 12वां एपिसोड है, इसे पूरा ज़रूर देखें। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत यानी राजधानी की ये हालत थी कि शहर में गरीबी और बदहाली का राज था। रास्ते और टूटी फूटी सड़कें हर वक्त कीचड़ में लथपथ रहती थी और गलियों में आवारा कुत्ते घूमा करते थे। माजी यानी भूतकाल की अजीम ताकत का ये अजीम दारुल हुकूमत अब खंडर बन चुका था। तुर्क हुकूमत खोखली हो गई थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बरतानवी यानी ब्रिटेन के मुसाफिर को लिखना पड़ा कि यहूदियों और फ्रीमेसन्स ने खिलाफत उस्मानिया पर कब्जा कर लिया है। क्या हकीकत में भी ऐसा ही हुआ था? सल्तनत उस्मानिया में शरीयत नाफिज करने की आखिरी कोशिश कामयाब हुई या नहीं, और इस कोशिश का अंजाम क्या हुआ, यही सब आज के इस 12वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे। जब साल 1808 में खलीफा महमूद दोयम सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे तो खिलाफत का जवाल यानी खात्मा तेज हो गया। यूरोप और अफ्रीका में सल्तनत उस्मानिया की बाजगुजार रियासतें यानी जो इसे सालाना खराज टैक्स अदा करती थी, उन रियासतों ने खुद मुख्तारी यानी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये रियासतें थी यूरोप में सर्बिया और अफ्रीका में दरियाई नील से जुड़ा मिस्र का हिस्सा। अगरचे आलमी सतह पर इन दोनों मुल्कों को आज़ाद इलाके तस्लीम नहीं किए गए थे और इन दोनों खित्तों को सल्तनत उस्मानिया ही का हिस्सा समझा जाता रहा, लेकिन अब इन दोनों मुल्कों पर अमली तौर पर सल्तनत उस्मानिया की कोई हुकूमत या कब्जा बाकी नहीं रहा था और इन ममालिक की अपनी अलग अलग हुकूमतें और अफवाज भी बन चुकी थी। फिर 1821 में एक और यूरोपीय इलाके ग्रीक यानी यूनान में भी बगावत हो गई। यूनानियों ने तुर्कों की खास फौज जेनिसरीस को इतनी शिकस्तें दी कि खलीफा महमूद दोयम अफ्रीकी रियासत मिस्र से मदद लेने को मजबूर हो गए और मिस्र की मदद से यूनान में बगावत को कामयाबी से कुचल दिया गया। अब जाहिर है कि ये बगावत जेनिसरीस ने तो नहीं कुचली थी, बल्कि मिस्रियों ने कुचली थी। वो मिस्री जो जेनिसरीस से ज्यादा जदीद जंगी महारत और खतरनाक हथियारों से लैस थे। इसलिए खलीफा मुराद दोयम ये समझ रहे थे कि जेनिसरीस कमजोर हो चुके हैं, इन्हें नई जदीद जंगी तरबियत दिलवाना बहुत जरूरी हो गया है। सो जब उन्होंने फौज में इस्लाहात यानी नई तरबियत देना शुरू किया तो जेनिसरीस उनके खिलाफ हो गए। जेनिसरीस को डर था कि नई तरबियत और इस्लाहात से फौज का स्ट्रक्चर या ढांचा बदल जाएगा और जेनिसरीस को खिलाफत उस्मानिया में सदियों से जो असर और रसूख हासिल था वो भी कम या खत्म हो जाएगा। सो इसी डर की वजह से जेनिसरीस ने खलीफा महमूद दोयम के खिलाफ बगावत कर दी और 15 जून 1826 को शाही महल पर जेनिसरीस ने हमला कर दिया। लेकिन महमूद दोयम जेनिसरीस के इरादे पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने जेनिसरीस की बगावत को कुचलने के लिए पहले से ही एक फौज भी तैयार कर ली थी और इसी फौज ने जेनिसरीस का महल पर किया गया हमला कामयाब नहीं होने दिया, बल्कि इन्हें पीछे खदेड़ दिया और पीछे धकेलते हुए इन्हें वापस अपने अड्डों तक पहुंचा दिया और फिर इन अड्डों की तरफ अपनी तोपों के मुंह खोल दिए और इतनी बमबारी की गई कि 4000 जेनिसरीस मारे गए और बहुत से गिरफ्तार भी हो गए। सल्तनत के बाकी हिस्सों में भी जहाँ जहाँ जेनिसरीस थे वहीं उनको चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। बगावत खत्म हो गई, पूरी तरह से कुचल दी गई और इसके साथ ही एक अहद का भी खात्मा हो गया, यानी वो तारीखी फौज हमेशा के लिए खत्म कर दी गई जिसने उस्मानिया को बड़ी और अजीम ताकत बनने में मदद की थी और अब उसी सल्तनत के लिए सरदर्द भी बन चुकी थी। इस बगावत को कुचलने के बाद खिलाफत उस्मानिया में कई बड़े और अहम राजनीतिक बदलाव भी हुए। ये बदलाव या इस्लाहात अगले 100 साल तक बड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ते रहे। इन्हीं बदलाव के दौरान उस्मानी खलीफा के हक यानी इख्तियारात कम हुए और ये इख्तियारात खलीफा से लेकर उनके नीचे रहने वाले दूसरे ओहदेदारों को सौंप दिए गए। मगरिबी जमहूरी तर्ज यानी यूरोपीय और ईसाइयों के तरीके पर सियासी अमल का आगाज हुआ, यानी सियासी जमातें पॉलिटिकल पार्टियां बनाने की इजाजत दी गई। एक संसद यानी पार्लियामेंट भी बनाई गई जिसमें सियासी नुमाइंदों ने सल्तनत उस्मानिया के पहले संविधान बनाने की तैयारी का काम किया और कुछ अरसे में एक संविधान बना भी लिया। मगर इस संविधान को कुछ अरसा गुजरने के बाद ही खलीफा ने एक कागज के टुकड़े से ज्यादा अहमियत देना बंद कर दिया। अब सल्तनत उस्मानिया में इस सियासी अमल से वक्ती तौर पर कुछ अंदरूनी ताकतें तो मुतमईन यानी शांत हो गई थी और मुसलमान इलाकों की अक्सरियत वाले इलाकों में बगावतें भी कम हो गई थी, लेकिन सल्तनत की यूरोपीय रियासतें जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी
वहाँ के मुकामी लोगों ने बड़ी मगरिबी ताकतों जैसे कि बरतानिया, फ्रांस और रूस की हिमायत व मदद से सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद होने की गुहार लगाई और तहरीकें भी शुरू कर दी गई। इसकी शुरुआत एक बार फिर से 1827 में यूनान ही से हुई, वो यूनान जहां अभी कुछ साल पहले ही मिस्रियों की मदद से उनकी बगावत को कुचला गया था। यूनान एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया से आज़ादी के लिए तहरीक शुरू कर चुका था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। इस बार यूनानी बागियों को रूस, फ्रांस और बरतानिया की फौजी मदद भी हासिल थी और इन्हीं मुल्कों के मिले जुले फौजी बेड़े यूनानी बागियों की मदद के लिए 20 अक्टूबर को यूनान पहुंच गए। ये कोस्टा नवारिको के खूबसूरत समंदर और ऊंची ऊंची चट्टानें जो आप देख रहे हैं, यहीं पर साल 1827 में एक तारीखी जंग हुई थी। यूरोपी समंदरी बेड़े इसी बंदरगाह कोस्टा नवारिनो में यहीं से दाखिल हुए। यूरोपी इत्तेहादी यानी मिली जुली समंदरी बेड़ों के मुकाबले में एक बार फिर तुर्क और मिस्री समंदरी बेड़े एक होकर जंग करने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन यूरोपी समंदरी फौज ने तुर्क और मिस्री जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया। तुर्क और मिस्री समंदरी बेड़े एक एक करके तबाह होते और डूबते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें फैसलाकुन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस हार के बाद खिलाफत उस्मानिया के हाथ से यूनान निकल गया, यहाँ तक कि साल 1832 में यूनान को आलमी तौर पर एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया, यानी सल्तनत उस्मानिया से यूनान को आज़ाद मान लिया गया। यूनान की आज़ादी के बाद यूं लग रहा था कि उस्मानी खिलाफत अब जल्द ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी, लेकिन इस मौके पर तुर्कों के काम वो मुल्क आया जिसका नाम सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे। वो मुल्क था बरतानिया यानी ब्रिटेन। बरतानिया उस वक्त ग्रेट गेम को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, जिसके लिए उसे एक ऐसा मददगार मुल्क चाहिए था जो दुश्मनों के मुकाबले में उसका साथ दे। सो उसे ये मददगार खिलाफत उस्मानिया की सूरत में मिल भी गया। लेकिन आखिर ये ग्रेट गेम थी क्या? 19वीं सदी में ब्रिटेन यानी बरतानिया और रूस के दरमियान सुपर पावर स्टेटस या यूं कह लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने या उस पर कब्जा करने की सर्दे गर्म जंग कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। बरतानिया को ये अंदेशा था कि रूस बहिराए रोम या मेडिटेरियन सी में बरतानवी ताकत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उस तरफ रूस की फौजें भी पूर्वी एशिया में दाखिल हो चुकी थी और अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान भी पहुंच चुकी थी। इस तरफ बरतानिया की एक ख्वाहिश थी कि वो तुर्क सल्तनत और अफगानिस्तान को अपने कब्जे और कंट्रोल में रखे ताकि रूस की बढ़ती हुई फौजों को रोका जा सके। इसलिए बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया को अपना इत्तेहादी यानी मददगार बना लिया और अफगानिस्तान की हुकूमत पर भी अपना असर रसूख कायम कर लिया। इस इत्तेहाद के लिए पहली चुनौती भी कुछ ही साल बाद आ पहुंची, जब साल 1853 में रूस ने खिलाफत उस्मानिया पर हमला कर दिया। जब रूस ने हमला किया तो बरतानिया और फ्रांस उस्मानियों की मदद के लिए रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़े। साल 1853 से 1856 तक जारी रहने वाली इस जंग को जंगे करीमिया कहा जाता है। इस जंग में उस्मानियों और उनके इत्तेहादियों मददगारों ने हर मौज पर रूस को इबरतनाक शिकस्त दी, यहाँ तक कि ब्लैक सी में रूस के समंदरी अड्डे क्रेस्टापोल तक पर भी कब्जा कर लिया। जब ये जंग खत्म हुई तो रूस की पोजीशन इतनी कमजोर थी कि इसे तुर्कों और इसके इत्तेहादियों की तमाम शराइतें मानना पड़ी, जिसके बाद रूस ने ब्लैक सी में अपने तमाम समंदरी अड्डे खत्म और खाली कर दिए और ये वादा भी किया कि वो फिर कभी तुर्कों पर हमला नहीं करेगा। करीमिया की जंग के बाद उस्मानियों को ये यकीन हो गया था कि अब उन्हें हमेशा बरतानिया यानी ब्रिटेन जैसी आलमी ताकत की हिमायत और मदद हासिल रहेगी। लेकिन 1868 में बरतानिया में एक नया वजीर आजम आया जिसका नाम था विलियम ग्लैडस्टोन। बरतानिया के वजीर आजम विलियम ग्लैडस्टोन के नजदीक खिलाफत उस्मानिया एक करप्ट और ईसाइयों की दुश्मन रियासत थी। सो विलियम ग्लैडस्टोन ने खिलाफत उस्मानिया से इत्तेहाद का ताल्लुक इसी सोच की बिना पर खत्म कर दिया। लेकिन उस वक्त तक खिलाफत उस्मानिया का मुआसी निज़ाम और उनके माली हालात बहुत हद तक बरतानिया से जुड़ चुके थे। इसलिए बरतानिया से दूर होने का नतीजा ये निकला कि साल 1875 तक खिलाफत उस्मानिया $100 करोड़ की मकरूज यानी कर्जदार हो चुकी थी। इस्तांबुल का दिवालिया निकल चुका था। अब ये सब देखकर रूस ने तमाम शरायत और मुआहदे एक तरफ रखे और खिलाफत उस्मानिया पर एक बार फिर से हमले की तैयारियां करने लगा, क्योंकि वो जान चुका था कि अब बरतानिया यानी ब्रिटेन उस्मानी खिलाफत की मदद के लिए नहीं आएगा। 2 बरस बाद ही 1877 में रूस ने एक बार फिर तुर्कों पर हमला कर दिया और इस बार तुर्क अकेले थे। वो रूस से मुकाबला ना कर सके और खिलाफत उस्मानिया के यूरोपीय हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए। रूस के हमले से मोंटेनिग्रो, रोमानिया और बल्गेरिया यूरोप के आज़ाद मुल्क बन गए।
सर्बिया तो पहले से ही अमली तौर पर आज़ाद मुल्क था, लेकिन सल्तनत ओस्मानिया सर्बिया को आज़ाद मुल्क नहीं मानती थी। मगर अब सन 1877 की जंग के बाद उसने सर्बिया को भी आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। एक तो इतनी बड़ी जंग और फिर उसमें भी बदतरीन शिकस्त, इन सब ने पहले से बदहाल तुर्क मुआशियत को, उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया। कर्जा पहले से और बढ़ गया और मुल्क में पैदावार उद्योग भी खत्म होकर रह गए। इस सारे मसले का हल 1881 में खलीफा अब्दुल हमीद दोयम ने ये निकाला कि खिलाफत उस्मानिया के माली मामलात का पूरा कंट्रोल यूरोपियन ताकतों के हवाले कर दिया। यूरोपियन ताकतों ने अपने कर्जे वापस लेने के लिए अपने अफसरों की एक टुकड़ी बनाई। इस काउंसिल यानी टुकड़ी के जिम्मे ये काम था कि वो सल्तनत उस्मानिया से खुद टैक्स जमा करके इस टैक्स का चौथा हिस्सा गैर मुल्की ताकतों को कर्ज की अदायगी के तौर पर देंगे। सोने पर सुहागा ये कि खिलाफत उस्मानिया में आने वाले यूरोपीय अफसरों और शहरियों को ये रियायत भी दे दी गई कि किसी भी इल्जाम की बुनियाद पर उस्मानी अदालतें उन पर मुकदमात नहीं चलाएंगी। लेकिन बाहर के लोग अंदर के मसाइल हल कर भी सकते हैं क्या? तो वही हुआ जो होना था, यानी मजीद और बहुत ज्यादा तबाही, और तबाही के बाद आता है इनकलाब। जब खिलाफत उस्मानिया में हर तबका तबाही की तरफ जा रहा था, तो ऐसे में जो लोग सबसे ज्यादा परेशान थे उनमें तलबा यानी स्टूडेंट्स और जूनियर फौजी अफसर सबसे आगे थे। ये तलबा यानी स्टूडेंट्स वेस्टर्न डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी लोकतांत्रिक सुधारों और कायदों के जरिए खिलाफत उस्मानिया को एक मॉडर्न स्टेट बनाना चाहते थे, ताकि तुर्क कौम अपना खोया हुआ वकार बहाल कर सके, वापस हासिल कर सके। अब ये नौजवान स्टूडेंट्स तब्दीली के लिए जिद्दोजहद करने लगे, अपना पैगाम जगह जगह फैलाने लगे। लेकिन इनकी ये हट दरमिया खिलाफत उस्मानिया के बड़ों को पसंद नहीं आई। सो उन्होंने खुफिया पुलिस इन स्टूडेंट्स के पीछे लगा दी। जब खुफिया पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, तो इनकलाबी नौजवानों ने एक ऐसी जगह तलाश कर ली जहां तक उस्मानी हुकूमत की पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सकते थे, और ये जगह थी यूनान का दरियाई शहर सलोनिका। यूनान तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन यूनान के इस दरियाई शहर के साथ साथ उसका एक बड़ा इलाका अब भी सल्तनत उस्मानिया के कब्जे ही में था। मगर यहाँ उनकी खुफिया पुलिस की निगरानी बहुत कम थी, और वैसे भी किसी मुश्किल हालात में यहाँ से फरार होकर यूनान में छुपना बहुत आसान था। सो इसी वजह से सलोनिका में इनकलाबी तहरीक खूब तेजी से आगे बढ़ने लगी। मोहम्मद तलत पाशा और इस्माइल अनवर पाशा इन नौजवानों के अहम लीडर्स यानी नेता थे। इसी इनकलाबी तहरीक के नौजवान यंग तुर्क कहलाते थे। 1908 में इन्हीं यंग तुर्कों और जूनियर फौजी अफसरान ने यूनान के इसी दरियाई शहर सलोनिका से ही बगावत शुरू कर दी। खलीफा ने बगावत को कुचलने के लिए फौज भेजी, लेकिन हुआ ये कि बागियों को कुचलने के लिए रवाना हुई फौज उन्हें कुचल तो नहीं पाई, बल्कि उल्टा बागियों से ही मिल बैठी। अब बागियों की ताकत में इजाफा हो गया, सो उन्होंने जल्द ही कदम बढ़ाए और इस्तांबुल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। अब एक लश्कर इस्तांबुल की तरफ बढ़ रहा था, खतरनाक और बागियों का लश्कर। खलीफा अब्दुल हमीद दोयम यंग तुर्क की बढ़ती हुई ताकत और आते हुए लश्कर को देख रहे थे। उन्होंने मुकाबला करने के बजाय मीटिंग्स यानी मुज़ाकरात किए और यंग तुर्क और बागियों की तमाम शरायतें मान ली। इन मुतालिबात में संविधान की बेहतरी, संसद और सियासी पार्टियों पर से पाबंदियों का खात्मा और नए ढंग से इलेक्शन करवाने की डिमांड शामिल थी। साल 1908 में इलेक्शन चुनाव हुए और यंग तुर्क जीत गए। अब खिलाफत उस्मानिया में खलीफा के नीचे यंग तुर्क हुकूमत का सारा निजाम संभालने लगे थे। लेकिन हुआ ये कि इस नई हुकूमत पर यहूदियों और फ्री मेसन्स के एजेंट होने के इल्जाम लगा दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि ये इल्जाम सिर्फ वहाँ के मजहबी तबके नहीं लगा रहे थे, बल्कि इसमें बरतानिया भी शामिल था, जो कि ईसाई रियासत था। इस्तांबुल में बरतानवी सफीर जेरार्ड ल्यूथर ने बरतानिया के मामलाती ऑफिस को 5000 अल्फाज की एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि यहूदियों ने फ्री मेसन्स के ग्रुप का कंट्रोल संभालकर उस ग्रुप के जरिए खिलाफत उस्मानिया पर कब्जा कर लिया है। जेरार्ड ल्यूथर ने इस्तांबुल में अमेरिकी सफीर ऑस्कर स्टार्स को भी यहूदी साजिश में मुलव्विस करार दिया। बरतानवी सफीर ये बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि इनकलाब के मरकज सलोनिका शहर में बहुत से यहूदी आबाद थे जो कि फ्रीमेसन्स तहरीक का भी हिस्सा थे। यंग तुर्क्स अक्सर फ्रीमेसन्स के घरों में पार्टियों में मीटिंग्स किया करते थे, इसलिए इनके फ्रीमेसन्स तहरीक से गहरे ताल्लुकात बन गए थे। इसी वजह से ये शक पैदा होने लगा कि कहीं यंग तुर्क्स फ्रीमेसन्स के इशारों पे तो नहीं काम कर रहे। बरतानवी सफीर जेरार्ड की तरह इस्तांबुल में उलमा और मदारिस के तलबा भी यही समझ रहे थे कि नई हुकूमत
यानी यंग तुर्क की हुकूमत यहूदी साजिशों से ही बनी है। उन्हें ये खौफ था कि नई हुकूमत अब सल्तनत में गैर इस्लामी या सेक्युलर निजाम नाफिज करेगी और पहले से नाफिज शरीयती कवानीन का खात्मा कर दिया जाएगा। चुनांचे इस्तांबुल के इन मजहबी तबकों ने फौज के एक हिस्से के साथ गठजोड़ कर लिया। इसी गठजोड़ ने साल 1909 में यंग तुर्क हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। इस्तांबुल की गलियों में खलीफा और शरीयत के हक में नारे बुलंद होने लगे। यहाँ तक कि शरीयत के हामियों ने करीब करीब दारुल हुकूमत इस्तांबुल पर कब्जा कर ही लिया था। लेकिन चूंकि फौज की अक्सरियत यानी ज्यादातर हिस्सा यंग तुर्क हुकूमत के साथ था, इसलिए सरकारी फौज ने बगावत कुचल कर इस्तांबुल को महफूज कर लिया। अब खलीफा अब्दुल हमीद दोयम ने चूंकि यंग तुर्क हुकूमत के खिलाफ बागियों का साथ दिया था, इसलिए यंग तुर्क हुकूमत ने खलीफा को माजूल कर दिया और खुद से अलहदा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या खलीफा को माजूल करने के पीछे यही एक वजह थी या कोई दास्तान और भी है? यहूदियों ने खिलाफत उस्मानिया को ऐसी क्या पेशकश की जिसे ठुकराना खलीफा अब्दुल हमीद के लिए बहुत मुश्किल हो गया था? वो पेशकश क्या थी? फिलिस्तीन में यहूदियों की घुसपैठ कैसे शुरू हुई? बरतानिया यानी ब्रिटेन के वजीर विंस्टन चर्चिल ने उस्मानी हुकूमत को पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर में धकेलने के लिए सबसे बड़ी चाल क्या चली? ये सब आपको दिखाएंगे, मगर सल्तनत उस्मानिया के अगले एपिसोड में। उससे पहले आप हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें कि खिलाफत उस्मानिया की यंग तुर्क में से उस दौर में कौन दुरुस्त था? यंग तुर्कों का खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ यूं बगावत करना सही था या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।